लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फॉर द डे। जो अपने लोग सीरीज चलने लग रहा था, जहां पर अपने इंडियन इको वाला पोर्शन के अंदर अपने जो डिस्कशन कर रहे थे, एमसीक्यू वैरायटी का क्वेश्चन का, अभी आप लोग का कल परसों के अंदर ये भी आ गया है। इसका सोल्यूशन प्रैक्टिस और डिस्कस्ड मेरा मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब के अंदर। जो अपना ये आ गया है मैथ्स का और इको का भी आ गया है, मतलब सीबीएसई का रिलीज सैंपल पेपर। तो मतलब सैंपल पेपर में ऐसा है कि ऐसा कुछ कल ही आया है, कल या परसों में से दो में से एक दिन आया है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाय तौबा मच गया, हाय तौबा मच गया, कुछ भी नहीं था वैसा, है ना। सब कुछ अंदर कवरेज का था, लास्ट टाइम भी था, वैसा ही है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आज बस अपने लोग इसी चीज का सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं, जहां पर अपने एज यूजुअल सेम एफर्ट डालेंगे इन कंप्लीटिंग दी एमसीक्यूज अगेन, केस स्टडी स्टाइल, असर्शन रीजनिंग स्टाइल, सब कुछ है ना। तो ये चक्कर है। स्टार्ट करते हैं बातचीत को। सेकेंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि रेंज करता है डील करता है फॉर द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1990, है ना। 1950 से 1990 वाला जो टाइम पीरियड है, वी आर लुकिंग एट दैट टाइम पीरियड ईयर। 1950 से 1990 वाला टाइम पीरियड को वी आर हैविंग अ लुक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत को। डैश मीन्स डिजाइनिंग and shaping the socio-economic process in such a way so as to achieve an objective. So as to achieve an objective. Designing and shaping. Economic growth तो यार rising per capita income को बोलते हैं, डेवलपमेंट भी नहीं है। इकोनॉमिक प्रोसेस करके कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, जहां पर आप चीजों को डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चैप्टर का नाम भी इकोनॉमिक प्लानिंग ही होता है। ये जो सेकेंड चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम ही इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो ये बात है, क्लियर है ना। अच्छा, इंडिया फॉलोज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रू फॉल्स? इंडिया का कौन सा सिस्टम है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। करेक्ट है। नहीं, मिक्स्ड बात समझना। व्हाट ही इज टेलिंग इज पार्शियली फॉल्स। ये सब पार्शियली फॉल्स और पार्शियली ट्रू सब जुमला है। रियल लाइफ में ये सब आंसर होता ही नहीं है। 100 में से एक क्वेश्चन या 1000 में से एक क्वेश्चन होगा जिसमें पार्शियल वाला होगा। तो कुछ पार्शियल वाला नहीं लिखना, हटाओ यहाँ पर, है ना। हाँ सर। Next, long-term plans are preposterous in the nature and are referred to as perspective plans. फालतू बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं उसको अपने डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, हाँ या ना। इसको इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर कवर करते हैं। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव प्लान एंड प्रीपोस्टरस प्लान? ऐसा कुछ भी नहीं है। डैश implies setting up an upper limit of the land. Dash implies setting up an upper limit of the land that could be owned by the land owner. तो यहाँ पर आपका है लैंड फ्रेगमेंटेशन, उसमें लैंड को तोड़ा जाता है। दूसरा लैंड सीलिंग। क्या है? लैंड सीलिंग है, जिसमें आपको बताया था, याद दिला देता सेकेंड चैप्टर के अंदर, कि एक मैक्सिमम लैंड फिक्स किया जाता है जिसको आप ओन कर सकते हो। एंड इसके उससे ज्यादा जितना लैंड आप ओन कर रहे हो, उससे ज्यादा अगर आपको लैंड चाहिएगा तो वो फिर अलाउड नहीं है। लैंड सीलिंग अपने पढ़े थे इसके अंदर। लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था ना, उसमें अपने पढ़े भी थे। तो गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा लैंड आप रख नहीं सकते। तो इसको रिस्ट्रिक्शन या ये नहीं बोलते, द वर्ड यूज्ड इज लैंड सीलिंग। तो वी हैव गॉट टू रिस्पेक्ट इट अकॉर्डिंगली, है ना। बिल्कुल सर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने लोग का, ये अपने लोग को क्या ऑप्शन दे रहा है, ध्यान से सुनना। लैंड सीलिंग, सबसे पहले तो लैंड सीलिंग, फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है ना। आगे बोलो सर बात। इसके बाद आपका है लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, चेंजिंग इन द ओनरशिप ऑफ लैंड, ये है लैंड रिफॉर्म्स। सर बात तो सही है सर। फिर आपका नेक्स्ट हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यस, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और फिर फाइनली आपका है मार्केटेड सरप्लस। याद है मार्केटेड सरप्लस बताया हुआ आपको, कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन के बाद बच गया, आपने प्रोडक्शन किया, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको आप क्या करते हो, उसको आप बाजार में बेच देते हो। दैट्स मार्केटेड सरप्लस यार। तो ये जो सारा अपने को क्वालिटीज मिल रहा है, डी का 2 होना, ए का 3 होना, इट इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर डी ईयर, क्योंकि इसमें ये सारा जो प्रॉपर्टीज है वो मौजूद है। क्लियर है ना। तो ये बात है, क्लियर है डी। ओके सर, मूविंग ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन यार। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज विथ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 1 करोड़ and which require more use of labor अब यार यहाँ पे समझना, हाँ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 1 करोड़ करेक्ट है। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट
भाई वो तो पहले 5 लाख था, आज का बात कर रहा ना, आज का लिमिट तो 1 करोड़ ही है, आज का लिमिट तो 1 करोड़ ही है, पहले 5 लाख था ना। आर दोज विद इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 1 करोड़ एंड व्हिच रिक्वायर मोर यूज ऑफ पीरियड का है ना, पीरियड का है। एक सेकंड, क्या हुआ फिर से बोलो? तो 1990 के पहले का ही तो है ये। बता रहा है, आ रहा है, बोल रहा, रिलैक्स। आर मतलब आज का डेट का डिस्कशन कर रहा है आपसे, पहले क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तब बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट 1955 जब आया था, 5 लाख वाला फिगर आप लोग बिल्कुल गलत नहीं है, सही बोले थे, बट वो 5 लाख वाला फिगर 1955 का बात कर रहा था कि अगर आपका 5 लाख है एंड 1990 तक ये चलते रहा कि भैया 5 लाख है, तो बाद में यार आज के डेट में ये रिवाइज लिमिट 1 करोड़ रुपए है ना, ये तो क्वेश्चन आज का है ना। आर वॉस पूछा क्या, व्हाट वाज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिमिट, तब हम लोग को 5 लाख वाला खेला खेलते। अभी तो आज का पूछा तो आप लोग ट्रू बोलोगे ना भैया, काय को वॉस पास्ट का बात करते हैं, तो ये चक्कर है ना। इन विच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाई सोशल, एक चाइना आ गया अपना, देखो अभी ऑप्शन में ना अपने लोग से क्या क्या पूछ रहा, प्लीज ध्यान से सुनना। इंडिया चाइना, चाइना इंडोनेशिया, क्यूबा इंडोनेशिया, चाइना क्यूबा, चाइना क्यूबा, क्या हो गया, चाइना क्यूबा। सब ये क्यूबा के बारे में हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। क्यूबा आपका जो अमेरिका है ना, अमेरिका का साउथ ईस्ट में अमेरिका के एकदम पास में है। आप लोग इसको क्यूबा के बारे में पढ़े भी हो थोड़ा मोड़ा, सर पढ़ा हम लोग पढ़ा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्लास 9-10 SST, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें आप लोग क्या पढ़े थे कि जो क्यूबा है ना, वो क्या किया था भाई, अपना रशिया से हाथ मिला लिया था। रशिया बोला था कि हम अपना जो न्यूक्लियर बेस है तुम्हारे यहाँ रखेगा, 1960s का ये बात है। अमेरिका बोला भाई क्या बोल रहा है, अगर रशिया अपना न्यूक्लियर बेस अमेरिका के पास ले आया तो अमेरिका को तो डेंजर है। तो पता है क्या हुआ फिर उसके बाद अमेरिका अपना शिप उतार दिया था, रशिया को बोला था वापस चला जा, क्यूबा को एज अ बेस यूज मत कर। वो था पॉइंट जहां पे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ बस उस मोमेंट पे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिजास्टर्स। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है चाइना एंड क्यूबा वाला पॉइंट है ना। Who among the following is considered as a chief architect of यार इंडिया का जो है आपका इंडियन प्लानिंग का। अभी जो कंफ्यूजन होता है ना वो स्टूडेंट का कहाँ होता है, राजेंद्र प्रसाद का ना भैया, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट से, वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू मिक्स्ड इकोनॉमी होगा इंडिया, वो डिसाइड किए थे, आंसर इज पीसी महालनोबिस। जो प्लानिंग है, द इकोनॉमिस्ट बिहाइंड द की प्लानिंग अपने कंट्री के अंदर, इंडियन प्लानिंग के अंदर, इट वाज पीसी महालनोबिस। अब आप लोग ये समझो, ये जो छोटा छोटा बात है ना, इसके लिए अपने इस क्लास में बैठे हैं अभी, कि ये बात तो अधिकतर लोग आप में से गलत करके आता, मैक्सिमम लोग जवाहरलाल नेहरू, क्यों, क्योंकि फोटो याद है मैंने डिस्कस किया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया डिसाइड किया, बात सही है, बट इट वाज पीसी महालनोबिस हु डिसाइडेड कि किस तरह से इंडिया आगे प्रोग्रेस करे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में। तो पीसी महालनोबिस इधर पे आंसर है ना। प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद हैवी रिलायंस ऑन, ऑब्वियस सा बात है, हैवी रिलायंस किस सेक्टर पे था, पब्लिक सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था या ना के बराबर था। तो एकदम सही कहा आप लोगों ने यार। ये जवाहरलाल नेहरू भाई साहब, इनके बारे में बात करते हैं। इनका जो है एंड मेनी अदर लीडर्स फेवर्ड कैपिटलिज्म फॉर इंडिया। क्या बोल रहा है भाई नेहरू भाई, तो अपना मिक्स्ड इकोनॉमी बोल रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, मिक्स्ड इकोनॉमी। द करेक्ट आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सोशलिज्म है ना, प्रोड्यूस कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, ये तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है कि नहीं है। प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग ऑफ पीपल, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कैपिटलिज्म में भैया है प्रोड्यूस गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड नॉट अफोर्डेबिलिटी। हाँ, कैपिटलिज्म है परचेजिंग पावर, कैपिटलिज्म देखता है परचेजिंग पावर, सोशलिज्म देखता है जरूरत किस चीज का है, अफोर्डेबिलिटी से लेना देना नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये सवाल है। आई मीन दिस इज द वे वी ऑपरेट, ठीक है कि नहीं। अच्छा राघव, बीच में रोक के तेरे को बोल रहा है, तुम बोला था ना तेरा मंडे को एग्जाम है बीएसटी का, तो कल ना एक डाउट सेशन रखिएगा, ठीक है कि नहीं। तो मेक श्योर उस समय आए और अपना जितना परेशानी है आज भी पढ़ लेना, एंड मतलब जो भी तेरा पढ़ने का, एंड फिर कल आके रिजॉल्व कर लेना,
ठीक है, तो ये यहाँ पर है। कल का जो सेशन होगा ना यार, एक बार बता दे रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड या बीएसटी से रिलेटेड मेरा इंटेंशन है नया टॉपिक स्टार्ट करने का, बट कल का क्लास में फर्स्ट इंटेंशन नया टॉपिक नहीं होगा, जो ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स है उसमें से कोई डाउट्स आ गया तो पहले उसको केटर करना है, क्योंकि सबका एग्जाम चलने लग रहा है, ठीक है ना। मान लो कोई डाउट नहीं है या सभी का रिजल्ट है तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देगा। क्या ठीक है, अभी पॉइंट पर आ रहा है, ये हो गया यहाँ पर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू एन, अच्छा एक मिनट, एक बार अपने ना रुकते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में मेजॉरिटी क्राउड क्या सीखा होगा, जो ऑलरेडी आता होगा उससे ज्यादा। 1950 से 1990 में इंडिया का जो प्लानिंग चल रहा था ना कि इंडिया किस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसका जो चीफ प्लानिंग था वो पीसी महालानोबिस के हाथ में था। किसके? पीसी महालानोबिस के हाथ में। दूसरा चीज अपने समझा कि ये जो अपना कंट्री क्यूबा है और चाइना है, दोनों सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से ऑपरेट करता है। ये दो मेजर चीजें हैं जो अपने समझ में है। क्या ठीक है, भी अपने आगे बात करते हैं। Dash refers to an increase in country's capacity to produce an output of a good and services within an economy। मतलब इकोनॉमी जो है ना वो आपका खुद से ही इतना पोटेंशियल हो जाए कि जो है ना इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। तो यार जब आप भैया जीडीपी नेशनल इनकम है टू प्रोड्यूस एन आउटपुट एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी, तो यार कंसिस्टेंट राइज का जब आप लोग बात करते हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया सस्टेन्ड ग्रोथ और ये सब लिखने का मन है, डोंट ट्राई टू पुट इन वर्ड्स जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हो। सस्टेन्ड ग्रोथ कितनी बार तुम लोग पढ़ा भैया, कितनी बार किताब में देखा, नहीं देखा ना। तो द राइज इन जो है वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया पहला बात। ये देखो फिर से आया, हाँ, पोस्ट डिपेंडेंस ध्यान से सुनना प्लीज यार। पोस्ट डिपेंडेंस, इंडिया इज ऑलवेज फोकस्ड टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंस नेशन। दिस गोल इन द प्रेजेंट मोदी एरा आत्मनिर्भर भारत। तो ठीक है, ये कौशल भारत, सफल भारत, अपना भारत, क्या सब फालतू बात है। अ प्लान शुड हैव सम वेल स्पेसिफाइड गोल्स, ठीक है ना। प्लान में लिखा हुआ है कि भाई इसका वेल गोल्स होना चाहिए। इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, मतलब जो 5 ईयर प्लान का गोल्स नहीं था वो अपने को बोल रहा है। अपने अभी सेकंड चैप्टर का सॉल्व कर रहे हैं, बाय द वे आपको बताएं। एन इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ ये तो था ऑब्जेक्टिव, ऐसा तो कुछ है नहीं। चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक आउटलुक, हाँ, ensuring all fruit is, तो भाई सी बिल्डिंग एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी विद वाइडनिंग वेज पैरिटी, हाँ, कि हम बहुत इनइक्वालिटी क्रिएट कर देगा, एक ऐसा इकोनॉमी बनाएगा इसमें अमीर बहुत अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। ऐसा प्लान हो सकता है क्या भाई कोई भी 5 ईयर प्लान का? यही तो लिखा है, वाइडनिंग वेज पैरिटी। भाई कैसा पॉसिबल है? तो ये इनकरेक्ट हो गया ना यार 16 वाला। अच्छा, व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? अच्छा, पेक्यूलियर अबाउट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर्स विद इक्वल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अरे बाप रे, डायरेक्ट जंप फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस विद लेटर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीडीपी। सही बात लग रहा है अभी तक। तो लेट्स सी यार क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मिंग इन द आउटलुक फ्रॉम अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल, नॉट रियली। अ जंप फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री विद लेटर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीडीपी। पेक्यूलियर अबाउट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब व्हाट इज स्पेशल, हम लोग क्या करेंटली देख पा रहे हैं, इज करंट सिनेरियो में कौन सा बात ज्यादा सही है। तो भाई अपने को यहां पर लिखा हुआ है, अपना जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जंप किया है और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कहां हुआ है आपका सर्विस सेक्टर में। अब आप में से कुछ लोग के मन में चल रहा है यार लेकिन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में भी हुआ, इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हुआ है। क्या बात करते हो आप? इंडस्ट्री का ग्रोथ ना के बराबर हुआ है। पहले भी 20-25% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता था, आज भी 20-25% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर जो पहले जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट कर देता था, अब वो काम सर्विस सेक्टर कर रहा है। तो व्हाट इज पेक्यूलियर? द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। करेक्ट, ज्यादा बड़ा जंप यहां पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट यार, वेरी गुड। लैंड रिफॉर्म मेजर्स वेर सक्सेसफुल इन विच ऑफ द गिवन स्टेट्स। याद करो क्योंकि वहां का जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रहा था पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, केरला एंड बंगाल। क्योंकि याद करो रीजन भी था कि व्हाई इट वाज मोर सक्सेसफुल इन केरला एंड बंगाल, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कॉज। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करना चाह रही थी पुअर फार्मर्स का।
तो इसलिए जो लैंड रिफॉर्म्स वाला चीज है ज्यादा सक्सेसफुल केरला और बंगाल में। मूविंग ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन यार, ये वाला नंबर 19 है ना। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे हैड ऑकर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, देखते हैं यार। सेटिंग अप ऑफ कार्वे कमेटी, सॉरी ये कार्वे कमेटी तो आपने नहीं बताया भाई। 1955 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट जो था वही तो कार्वे कमेटी है, तो 1955 का ये चल रहा है, लगभग ये है। सुनना बात को, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो यार ग्रीन रेवोल्यूशन अपना लोग 60 से 70 के पीरियड का बीच में आया, सेकेंड फेज ये हो गया आपका। इसके बाद आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट अपने लोग का क्या हुआ था, सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। भाई देखो सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है ये अपना 1950 के टाइम पे हुआ था, प्लानिंग कमीशन का सेटअप भाई, है ना। और फिर फाइनली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब भाई देख एक चीज समझने की कोशिश करना, तुम लोग अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बात कर रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब यार याद रखना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट हल्का फुल्का जो नया बदलाव लेकर आया था इकोनॉमी के अंदर, उसका बात कर रहे थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी का बात नहीं चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब हम लोग से कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछ लिया है। द आंसर इज नॉट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। समझना बात को यार एक चीज, हाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिखा है, न्यू वर्ड लिखा है देख भाई, तो गलत नहीं है। आप लोग सही सोच रहे थे यार, 1991 माय बैड, 1991 एकदम सही सोच रहे थे, कोई गलती नहीं सोच रहे थे। तो यार इफ यू ट्राई टू अरेंज थिंग्स, अपने को दिख रहा है देख, सबसे पहले ये सेट हुआ 50 में, इसके बाद अपना कार्वे कमेटी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट, है ना, जिसके अंदर वो जो अपना बोला था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, लार्जर बिजनेसेस वो काम नहीं कर सकता। तो 50 के बाद 55 आया, मतलब 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद अपना 1 आया और फिर फाइनली 4 आया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में आया था। तो यार दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। यार गाइस ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों लगभग 19 क्वेश्चन हो गया, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार यहाँ गाइस? यार ऑनलाइन वालों यस और नो यार? ऑल राइट इश्ना, ऑल राइट कनिष्क भाई, ऑल राइट प्रणय, फैंटास्टिक यार, सही। तो भैया यहाँ पे क्लियर है ना सब? चलो सही। आगे क्या लिखा हुआ आप लोग ध्यान रखना, अचीव्ड ग्रोथ रेट हैज ऑलवेज बीन, प्लीज पे अटेंशन, अचीव्ड ग्रोथ रेट हैज ऑलवेज बीन हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। समझना बात को यार, अचीव्ड रेट हैज बीन higher than the expected growth rate during the 1950 से 1990 का पीरियड। भाई अगर अचीव्ड ग्रोथ रेट इकोनॉमी का जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा होता तो इकोनॉमी में 1991 में पॉलिसी चेंजेस लाने का जरूरत पड़ता क्या? नहीं पड़ता। याद रखना यहाँ पर भाई ये फॉल्स होगा, ये ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी का बात कर रहा है, पॉपुलेशन का बात नहीं कर रहा है। पॉपुलेशन का होता तो ट्रू होता, वेरी ट्रू होता। पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट वाला, व्हाट इज नीडेड to provide protection against natural calamities like floods, droughts, locusts and thunderstorm। तो अब भैया ये सबसे बचना है आपको, तो यार आप लोग समझने की कोशिश करना, ये सबसे बचना है तो आप लोगों को क्या चाहिए? सही है, बच्चा लोग बोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन करा के बचा लेगा आंधी तूफान। इंश्योरेंस होगा भाई, इंश्योरेंस ना करवाएगा यार। नहीं वो लोग बोल रहा था, मैं आप लोग को थोड़ी बोल रहा हूँ, वो लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोला। अरे भाई क्वेश्चन है नेचुरल कैलामिटी से सेफ कैसे होगा? इंश्योरेंस करवा रखा है तो। सर ग्रीन रेवोल्यूशन वो पढ़ा था, एक ही बात जानता है तो भाई वो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या लेना देना है यार यहाँ पर यार। अच्छा सर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द मेजर हर्डल्स फेस्ड बाय द लैंड रिफॉर्म्स एंड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। आइए देखते हैं, which of the explain the major hurdles मतलब problems faced by the land reform, है ना। अब देखते हैं इसमें जो वो प्रॉब्लम था ना कि क्यों लैंड रिफॉर्म्स फेल हुआ था, क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ना। आइए देखते हैं अपने लोग का इसमें क्या क्या आंसर हो सकता है, प्लीज पे अटेंशन यार। पहला, बिग लैंडलॉर्ड्स रजिस्टर देयर लैंड इन द नेम ऑफ रिलेटिव एस्केपिंग फ्रॉम लैंड लेजिस्लेशन। पढ़े थे अपन, ऐसा कर रहा था। देयर हैव बीन केसेस इन व्हिच टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड लैंडलॉर्ड्स क्लेम टू बी द एक्चुअल टीलर्स। हाँ हुआ है कि हाँ हम ही तो है फार्मर। Landlord used loopholes in the legislation, किया use। The goal of utility was not because serious loopholes in the legislation। सही बात है, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? तो इसका मतलब चारों बात ही सही है, तो यानी कि अपना ऑप्शन डी है।
तो याद रखना, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप कोई एक पॉइंट नहीं पढ़ के जाए। आप नहीं पढ़ के गए एक पॉइंट, आपको मान लो पहला 3 ही याद है, तो आप तो 1 2 3 वाला लिख कर आ गए भाई, या 2 3 4 वाला लिख कर आ गए काम से। सो उस तरह से बचना है ना। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, अच्छा अपने ना वो भी सॉल्व करेंगे। जो सैंपल पेपर है ना, कल ही आया है सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया, तो अपने पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लेन द डिबेट regarding the provision of subsidies during the 60 and 70 period during the 90s। Alternative explain the debate, मतलब डिबेट किससे समझ में आता है। तो आइए डिबेट का पॉइंट्स अपने को एनालाइज करना है यार। सबसे पहला पॉइंट यार, substituting fertilizer subsidies with seed subsidies as the farmer was benefiting big farmer than small farmers। अच्छा, substituting fertilizer subsidy with agriculture subsidy as the farmer was benefiting fertilizer industry and not the target group। अच्छा, shifting agricultural subsidies from production to consumption and thus benefit the prospective consumer, तो एकदम गलत है। all the above are true नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड वाला को काट दिया। ए और बी एक बार फिर से पढ़ता है ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं ना, एक बार देखते हैं कि क्या है। substituting fertilizer subsidies with seed subsidies as the farmer was benefiting big farmers than small farmers। अच्छा, substituting fertilizer subsidies, ध्यान से सुनना, with agricultural subsidies as the farmer was benefiting fertilizer industry and not the target group। तो ये आप लोग का ठीक ही ऑब्जर्वेशन रहा। क्या होगा इसका आंसर, क्या लग रहा है, क्या किसको लग रहा है, ए करेक्ट लग रहा है यार। इसका जो ऑप्शन है आपका ए होगा, क्योंकि बिग फार्मर्स लोग जो है ज्यादा बेनिफिट कर रहे थे। करेक्ट। विच पर्टिकुलर ट्रेड पॉलिसी इंडिया एडॉप्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 5-year प्लान। यार आगे पढ़ना ही नहीं है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, मतलब बेसिकली कि यार सेल्फ रिलायंस इंडिया जो है वो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेगा। मे भी एक्सपोर्ट्स हो तो ठीक है, बट एटलीस्ट इंपोर्ट तो कम से कम हो। ये तो अपने लोग पढ़े भी थे 5-year प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को एक सीक्रेट कीवर्ड से, विच वाज जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो ये 4 कीवर्ड से अपने लोग को समझ में भी आया था। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन पेपर में है। अच्छा, लेट्स सी क्या है। डैश पॉलिसी फॉलोड इन द फर्स्ट 5-year प्लान्स aimed at substituting imports with domestic production। ये क्वेश्चन दोबारा दिया क्यों है, लेट्स सी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी करेक्ट, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेक्ट, इंपोर्ट्स को हटाएं, तो इसका मतलब बहुत ए एंड सी होगा। अब अगर एक्साइटेड होकर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड केवल लिख कर आ गया तो नंबर नहीं मिलेगा, करेक्ट है ना, बिकॉज बोथ ए एंड सी आर देखो करेक्ट है यहाँ पर। अच्छा, आ गया कार्वे कमेटी का क्वेश्चन। द अदर, ओ यही तो था, हम आंसर ही बोला द अदर, क्योंकि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे देखा, आई थॉट कि यार कार्वे कमेटी का क्वेश्चन है, तो यार ये क्वेश्चन ही यही था कि भैया किस कमेटी का है। कार्वे कमेटी स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्ट 1955। अच्छा, ये आपका जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया है, लेट्स सी यार क्या इसके अंदर है। कार्वे कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है द टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील। अच्छा, आयरन और स्टील से रिलेटेड पूछा है। ड्यूरिंग द पीरियड देख लो भैया, आपको पूछा 1950 से 90 का पीरियड, दिखता है ना। 28 में अपने लोग देखते हैं, एक लिखा मुंबई नागपुर, नागपुर में भैया क्या है भक्त, आपका जो है जमशेदपुर, करेक्ट, मुंबई एंड जमशेदपुर करेक्ट आंसर होगा, मुंबई एंड जमशेदपुर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यार, द मेन गोल ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, प्रणय का एक सेकेंड, यह क्वेश्चन है। प्रणय भाई क्वेश्चन को ना इधर पे मत भेज, उधर भेजा कर, और पहले भेजा कर, क्योंकि अभी हम इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन को पीडीएफ हम इसको बनाना पड़ेगा मेरे को, ये सब करना होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्लास के पहले कर, जिससे पूरा और पूरा क्वेश्चन पेपर ही भेज देना, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर ये लिखने लायक होता उसका केस स्टडी क्वेश्चन टाइप है, अब हमको पूरा लिखने लगेगा तो गया काम। द मेन गोल ऑफ आईपीआर was to ensure balanced regional development with state controlling commanding rights in an economy, है ना, सही तो बोल रहा है। स्टेट के पास मेजर पावर है, स्टेट के पास मेजर पावर है। अरे क्यों, क्या हुआ था आईपीआर के अंदर? आईपीआर याद आ रहा है सबको, 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी।
शेड्यूल ओ में ए में जो कंपनियां थी 17 बिजनेसेस थे जो प्राइवेट सेक्टर तो कर भी नहीं सकता। शेड्यूल बी में प्राइवेट सेक्टर कैन ओनली एक्ट एज एन एंसिलरी बिजनेस। शेड्यूल सी में जो है यू कैन डू द बिजनेस ओनली बाय ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस। तो यानी कि यार यहाँ पर तो मेजर कंट्रोल स्टेट को अपना करना था, इस वजह से इतना कहानी लिखा हुआ है। तो देयर इज नो रीजन कि आप 29 का ए नहीं ले लो। करेक्ट है। अच्छा, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द IPR 56? 17 बिजनेसेस। करेक्ट है। और आज के डेट पे कितना है? 3। करेक्ट है। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज एन एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रियल सिकनेस? सिकनेस का मतलब लॉसेस जो हो रहा है उसका जो मेजर फैक्टर है वो क्या है? आइए पढ़ते हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, दूसरा लैक ऑफ मैनेजमेंट, एक्सेसिव ओवरहेड कॉस्ट, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग, है ना। तो एक बार देखते हैं। एज एन एक्सटर्नल फैक्टर, डाइवर्जन ऑफ फंड, आप अपना फंड गलत यूज किया, आपका लॉस पर्सनल है। ये मैनेजमेंट खराब है, ये भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इंटरनल है यार। एक्सेसिव ओवरहेड कॉस्ट, ये भी आपका इंटरनल मसला है। पर बाहर से गवर्नमेंट अगर कुछ कर रहा है जिससे आपका लॉस हो जाए तो वो एक्सटर्नल। क्वेश्चन तो एक्सटर्नल था ना, ठीक है। मूविंग यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एनेबल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच पर्टिकुलर इंडिजिनस इंडस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो, इसमें इतना ये लोग शिद्दत से बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो भैया आंसर है ही। चिल्ला दिया कि भाई ये तो प्लीज मत गलत करना, सही नहीं पाएगा हम लोग, इसको छोड़िए तुम कुछ और मार्क कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सही है। इसके बाद तुम लोग यार दिमाग लगाना, पेट्रोकेमिकल, कॉमन सेंस यूज कर। पेट्रोकेमिकल रिलायंस जैसा कंपनीज अब आज अचीव कर पाए। भाई अगर प्रॉब्लम ऐसा होता, पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन इतना ही होता तो 91 में फिर तेल का कमी क्यों होता? पढ़ते हैं ना इराक कुवैत क्राइसिस, पहला प्रॉब्लम ये है। टेलीकम्युनिकेशन का ऐसा है कि यार ये कुछ भी नहीं है ना। इंडिजिनस इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन का धीरे धीरे आया था, तो ऐसा नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल। भाई केमिकल का से गवर्नमेंट रोक रखा था, तो तेरा ऑप्शन ही बचा इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। तो गवर्नमेंट फॉरेन कंपटीशन से सबसे ज्यादा किसको बचाया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल को। अब देखिए लेट बैक होके बैठ के एकदम आराम से सुन रहा है, जैसे कहानी सुनने है। अब प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? जो यूनिक लर्निंग तेरा आज के क्लास का है वो सब तुम लिख नहीं रहा। अब यूनिक चीज नहीं लिख रहा, तेरे से दो हफ्ता बाद पूछेगा, भूल जाएगा। यूनिक लर्निंग का मतलब जैसे आपको बताया था कि जैसे PC महालनोबिस का कि इकोनॉमिक प्लानिंग में उनका मेजर रोल था। क्यूबा और इसका अपने लोग का, चाइना का जो है सोशलिस्ट स्ट्रक्चर इकोनॉमी का। फिर ये खुद का पॉइंट कि यार सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड से किसको प्रोटेक्ट किया था? भैया अपना इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल को। भाई याद कैसे रहेगा तेरे को? तो ये लिख यार, ऐसे याद नहीं रह सकेगा, है ना। मूविंग ऑन, विच अमंग द, ध्यान से सुनना यार, विच अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेजर इंडस्ट्रियल कंसेशंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस डेवलपमेंट? मतलब फॉरेन सेक्टर पे, अच्छा देखो हम लोग ऑप्शन अभी तक नहीं देखे, बट हमें याद आ रहा है कंसेशन में कुछ था सब्सिडीज, कुछ था भैया कोटा रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, अब पता नहीं क्या ऑप्शन है। लेट्स सी। टैक्स हॉलिडे फॉर द न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स, ठीक है, टैक्स हॉलिडे एक अच्छा तरीका है। सप्लाई ऑफ पावर एट कंसेशनल रेट, वेरी गुड। प्रोविजन ऑफ चीप लेबर एंड टेक्नोलॉजी, भाई गवर्नमेंट लेबर और टेक्नोलॉजी थोड़ी प्रोवाइड कर देगा, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी नहीं, ये गवर्नमेंट ये दोनों कर देगा, हेल्प। तो यानी कि यहां पर जो अपने लोग का करेक्ट आंसर है वो है सी, मतलब गवर्नमेंट टैक्स हॉलिडे दे देता था। टैक्स हॉलिडे मतलब टैक्स से छुट्टी। 10 साल 8 साल का लिमिट होता था, 8-10 साल तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे यहाँ पर आएगा उसके लिए तुमको पर यूनिट चार्ज लोअर देना होगा। जैसे आज हम लोग देते हैं पर यूनिट चार्ज, तो 6-7 रुपया अपने देते हैं ना, वो सब जगह पे गवर्नमेंट 3 या 4 रुपया में दे दे रहा है। समझ आ रहा है सर? बात तो समझ आ रहा है सर। नेक्स्ट नंबर 34 पे जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ध्यान दो सुनना। 1955 फिर आ गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा, टैरिफ जो है आपका, किससे प्रोटेक्ट कर रहा था? ट्रेड से। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हीट एंड राइस,
1950 सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो यानी कि ए का 4 और डी का 1, D1 यही है। तो ये अपने लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सब बात तो देखो ठीक है। नेक्स्ट है द मेन इश्यूज विद प्रोटेक्शनिस्ट और ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज आर व्हाट। मेन इश्यूज, मेन प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला बात यार, देयर इज वेरी लेस इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। सही बात है ना। आज अगर हम लोगों का गवर्नमेंट ही हमें बोल दे कि चिंता मत कर, तुम बना प्रोडक्ट बाहर से किसी को नहीं आने देंगे, तो भाई फिर हम क्यों क्वालिटी इंप्रूव करें? कोई इंटेंशन ही नहीं है भैया। और दूसरा, कंज्यूमर सोवरेंटी नैरोज डाउन। हाँ, कंज्यूमर के पास चॉइस बेसी रहता है कि कम कम, ये तो प्रॉब्लम है ही। इट रिजल्ट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्लोज, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आता है पैसा, बट ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे इशू पूछा था, तो प्रॉब्लम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार यार ऑनलाइन वालों को कंफर्म करना यार, क्रिस्टल क्लियर है यार यहाँ पे, फिर असर्शन रीजनिंग में चलते हैं। क्लियर है यार? ठीक है जी। अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, अगर इतना बात क्लियर है आप लोगों को, लेट्स फाइंड आउट द अदर थिंग। ध्यान से सुनना। असर्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एनकम्पस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा टर्म है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट not only maintains not only a sustained increase in GDP but also structural changes। क्या सुंदर बात है। इस वजह से ही तो ये ब्रॉड है, तो एकदम सही है, बात दोनों सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही। तो ऑप्शन ए होता है अपना। सो यहाँ पे यार अपना आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन के अंदर नया टेक्नोलॉजी आता है along with the change in social and economic outlook। ठीक है, over the years there has been a reduction, pay attention यार, there has been a reduction in the gender wage parity and in the female labor force participation rate। female labor force participation तो बढ़ा है भाई, कम थोड़ी हुआ है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यार। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट 38 देखते हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पे। 38 में अपने पास लिखा है इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, हर जगह इंडस्ट्रीज इक्वली लोकेटेड नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टैक्स एसओपीज है ना, एंड इंट्रोड्यूस्ड लाइसेंसिंग पॉलिसीज है ना इन द आईपीआर 1956, जिससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अचीव हो जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? सही बोल रहा है यार कि क्योंकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना था तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बहुत सारा छूट दिया। तो इसमें तो दोनों बात ही एकदम सही साथ में जा रहा है। तो 38 का ए होगा। बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है 39 में चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड फ्रॉम द लार्जर फर्म्स। ठीक है, 39 का ये हो गया असर्शन। रीजनिंग, गवर्नमेंट रिजर्व द नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट टैक्स कंसेशन। हो, सही बात है कि क्योंकि ये प्रोटेक्शन चाहिए था गवर्नमेंट को, इंश्योर करना था कि भैया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो सही हो, तो गवर्नमेंट बचा रहा था उनको स्मॉल लार्ज स्केल को हटा के। तो यार ये लॉजिक करेक्ट है यार, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज लॉजिकल। आइए सर 40, ये लास्ट ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर का पेपर है। तो लेट्स सी क्या बोल रहे हैं इसमें। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। लैंड रिफॉर्म्स एंड गुड ग्रीन रेवोल्यूशन, सेल्फ सफिशिएंट, ठीक बात है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। बात दोनों सही है, लेकिन यार लॉजिक थोड़ी इसको एक्सप्लेन कर रहा है यार। तो यानी कि आपका जो आंसर लग रहा है आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लग रहा है। सही है। केस बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं पहले यार। केस बेस्ड एमसीक्यू में केस स्टडी को कोशिश करेंगे नहीं पढ़े, मतलब पढ़ेंगे अगर आंसर नहीं मिला तो, है ना। यहां पढ़ दिया है। Which among the following crop
chiefly benefited as a result of, यार इसमें तो यार क्या अभी ऊपर में भी मार्क किया था ना, राइस एंड व्हीट, अरे मैच द कॉलम में भी मार्क किया था ऊपर में व्हीट एंड राइस. There had been a significant decline in the price of food grain in comparison to other item as a result of green revolution. Given statement is correct है ना भाई. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा, फूड ग्रेन्स बढ़ा, तो जब फूड ग्रेन्स भाई ज्यादा बढ़ा तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कम होगा ना यार, तो सही तो है. ठीक है, आइए देखते हैं. मतलब अभी तक केस स्टडी नहीं पढ़े अपने लोग, माइंड यू. ग्रीन रेवोल्यूशन helped India achieve self-sufficiency and permanently broke the agricultural stagnation. ठीक है, मान लिया. Reason: price of food group declined as a result of enormous market surplus, which enabled the government to strengthen their buffer stocks. तो कभी भी शॉर्टेज नहीं हुआ. सही है, दोनों बातें सही है और लॉजिकल भी है एक्सप्लेनेशन. Dash refers to a चेंज इन द, ध्यान देना यार, ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग. स्टूडेंट लैंड सीलिंग बोल रहा है भाई, क्यों? लैंड सीलिंग में तो मैक्सिमम लैंड फिक्स किया है. लैंड रिफॉर्म्स ना, जिसमें जो टीलर है उसको ओनर बना दिया गया है. तो भाई बात अलग है, मत मिक्स करो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेड सरप्लस? हो गया. सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स ना, पोर्शन ऑफ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, ठीक ही लग रहा है. पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल, मतलब बी ही है. देख रहे थे कि कोई और ज्यादा बढ़िया लोग हो तो लिखे, तो ये चक्कर है. तो देखो एक केस स्टडी सॉल्व हो गया विदाउट हैविंग टू रीड इट यार. ठीक है ना, चलो मूव करते हैं. इसमें भी रीड करना पड़ा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. और ये सब सीबीएसई का ही क्वेश्चन बैंक्स में है, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चंस को अपने ट्रस्ट नहीं कर सकते. ठीक है ना, वेरी मच ट्रस्टवर्दी क्वेश्चन. तो आप लोग देखना क्या लिखा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पे अटेंशन यार, was not a reason for the public sector, then this one, for public sector to play a major role in initial phase. Was the not a reason, मतलब पब्लिक सेक्टर प्ले किया मेजर रोल, बट एक रीजन नहीं है. पहला, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, करेक्ट, इसलिए पब्लिक सेक्टर आया. गवर्नमेंट एम फॉर सोशल वेलफेयर, इसलिए भी आया, तो ये भी गलत नहीं है. गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, सही है. The market was big enough to encourage private industrialists for investment. क्या फालतू बात कर रहा है. अगर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज ही कर रहा होता तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, तो पब्लिक को क्यों प्रमोट करने का. तो सी है यार. 46 हो गया, करेक्ट है ना. लेट्स सी यार, आगे बढ़ते हैं. सिंपल है यार. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी यार बहुत बार डिस्कस किया. सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक, मतलब कहीं और कुछ तो नहीं है ना, नहीं. तो यानी कि ए ही करेक्ट आंसर है. ए ही करेक्ट आंसर है. मकनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. हाँ, मकनाइजेशन का मतलब है यार कि इंडियन एग्रीकल्चर में अब जो है धीरे धीरे आपका नया नया टेक्नोलॉजी, मशीन्स आने लग रहा था, इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया. हाँ भाई, वरना इतना बड़ा फील्ड में पानी कैसे डालता. तो ये बात है, तो सही है, ट्रू है. और है क्या? अच्छा, मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज. पब्लिक सेक्टर का लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ठीक है. रेड टेपिज्म वाज वन ऑफ द रीजन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सच एंटरप्राइजेस. अब यार देखो बात सही है, लॉस भी इसीलिए हो रहा था, रेड टेपिज्म हो रहा था. रेड टेपिज्म मतलब समझ में आया, डिलेस. रेड टेपिज्म वर्ड कहां से आया? कि तुम गवर्नमेंट में कोई भी अपना काम कराने गया गवर्नमेंट के पास, वो लोग लाल टेप से बांधा, फाइल को रख दिया, हाँ देख लेंगे, और वो तुम्हारा फाइल कभी खुल ही नहीं रहा फिर 10 साल 15 साल. इसको बोलते हैं डिले या रेड टेपिज्म. तो इस वजह से ही तो लॉस खा रहा था भाई. तो सही तो बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है इस चैप्टर से फॉर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, है ना. सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. टैरिफ, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कोटा, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, ये रहा. मेक इन इंडिया और ट्रेड पॉलिसी. क्या भाई समझना, मेक इन इंडिया मतलब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हुआ ना ये मेक इन इंडिया. तो यानी कि देख लो, A3 हो गया, B4 हो गया. A3 B4 कहाँ पे है? ये तो दोनों में नहीं है, A3 B4 है.
फिर सी का जो है, हाँ सही है, ट्रेड पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग है और मेक इन इंडिया पॉलिसी गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक बोल रहे हो, सही है। तो इसका मतलब आपका जो सी है मेक इन इंडिया, ये आपका हो गया पॉलिसी टू, सॉरी ये हो गया आपका पॉलिसी टूवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड, सही तो है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने लोग का करेक्ट आंसर, सही है। तो विद हैविंग सेड दिस यार अपने लोग का सेकंड टॉपिक का खत्म हो गया एंड अपने पास सफिशिएंट टाइम है, तो अपने अभी थर्ड वाले टॉपिक पर भी स्किप कर रहे हैं, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। लेट्स हियर इट यार, लेट्स हियर इट यार, ध्यान से सुनो यार, अपने अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज यार इसका बताना, डैश आर शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स दैट हेल्प टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। देखो याद करो, दो मेजर्स पढ़ा था आपने, एक था शॉर्ट टर्म, एक था लॉन्ग टर्म। जो आपका मेजर्स है ये लोग पूछ रहे हैं आपका क्या, शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स यार। कम ऑन यार ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ। देखो पहले बताएं, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट तो आप लोग कभी पढ़े भी नहीं हो और लॉजिकल भी नहीं है, तो हटा दो इसको, मतलब सी और डी तो आप लोग हटा दो। सोचो थोड़ा सा सोचो, सही सोच सकता है यार। हाँ यानी कि आप लोग देखो यार, स्ट्रक्चरल मेजर हो गया और एक अपना स्टेबलाइजेशन मेजर हो गया। इकोनॉमी का जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर चेंजेस था ना, प्लीज सुनना यार, क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म पॉलिसी चेंजेस, तो भाई जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स था ना, जो इंप्रूव करने के लिए था, वो गवर्नमेंट पहले स्ट्रक्चर से शुरू कर रहा था, और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आता है ना भाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो यानी कि यार याद रखना स्ट्रक्चरल मेजर्स के साथ जाए, है ना, स्टेबिलिटाइजेशन मेजर्स के साथ नहीं है, ठीक है ना। मूविंग ऑन, डैश, अच्छा फिर आ गया, अरे 91 का फाइनेंस मिनिस्टर, भाई कितना बार बोले, आगे, quantitative restrictions are those trade barriers which increase the price of imported goods, which increase the price of imported goods। यार एक चीज समझने की कोशिश करना, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर देते हो, जो आपका लिखा है ना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब कोटा, जो इंक्रीज गुड्स का इनफ्लो को कम कर देता है, प्राइस इंक्रीज कर देता है, उसका क्या लॉजिक है, मतलब लॉजिक क्या है, हाँ डैश रेगुलेट द, अरे एक बात बताओ यार, फाइनेंशियल मार्केट्स को कौन रेगुलेट कर रहा है, बैंकिंग का बात करें तो आरबीआई होता, बैंकिंग का बात करता तो आरबीआई होता, बट यार फाइनेंशियल मार्केट से तो अपना ये सेबी आया था अपना, ये इस टाइम पर है। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, डैश रेगुलेट्स द फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, हाँ ठीक है भैया, सेबी, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग ऑन यार, नंबर 5 पे अपने चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग, है ना, आपका नंबर 5 के अंदर ट्रेड बैरियर्स है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। देखो यार, ट्रेड बैरियर, रिडक्शन इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ, देखो एक होता है मार्केट और एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंड्यूस्ड। बात करते हैं अपने लोग एक बार, पहले ट्रेड बैरियर्स वाला जो है उसको कर समझते हैं ना, टैरिफ एंड कोटा ट्रेड बैरियर, तो यानी कि इसका ए का तो पक्का क्या होने वाला है, 2 होने वाला है भाई, 2 में है ना टैरिफ और कोटा, 2 में है, और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया सेलिंग ऑफ दिस, तो यानी कि डी का हो गया अपना 3, तो A2D3। पहले तो यार आप लोग देखो यहाँ पर A2D3 कितना ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, इससे क्या समझाने की कोशिश की है, अधिकतर स्टूडेंट ना डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में कंफ्यूज होते हैं। 4 है क्या, A2D3 का है वही, तो मेरे को नहीं, मैं D4 बोला, ठीक है ना, एक मिनट, लेकिन फिर उस केस में A2D3, हाँ सही है, यही तो है, इसी ऑप्शन में A2D3 तो ये। अब आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करो यार, दे आर टॉकिंग अबाउट, कहा गया बी में, डिवैल्यूएशन। यार डिवैल्यूएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर गवर्नमेंट जानबूझ के एंटर करता है, जहां पे गवर्नमेंट जानबूझ के एंटर करता है, तो डिवैल्यूएशन वो है। डेप्रिसिएशन में भी सेम इंपैक्ट होता है, डेप्रिसिएशन में भी सेम इंपैक्ट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का किसकी वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से, इसीलिए ये रहा एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस। ये अपने मैक्रो में पढ़ते हैं, मैक्रो में फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक में पढ़ते हैं, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है कि नहीं, तो ये चक्कर है। तो इसका मतलब अपने को समझ में आ गया यार,
कि जब अपने बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तब यहां पर कौन आ रहा है? मार्केट फोर्सेस। डिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट एंटर करता है। मूविंग ऑन, देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। करेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइसेंसिंग ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटीज, है ना, लाइसेंस का रिक्वायरमेंट सेट कर दिया है। करेक्टिंग द बीओपी सिचुएशन एंड ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। अच्छा, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीजिंग एफेक्ट एफिशिएंसी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अभी यार एक चीज समझने की कोशिश करना। पहला बात तो आपका जो था यहाँ पर था, आपका जो है लाइसेंस लगा दिया गया था आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। किस पर? प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। तो यार प्रोडक्शन कैपेसिटी पर जब आपका लाइसेंस लग जाता है, प्लीज पे अटेंशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लाइसेंस आपका कौन लगाता है? एमआरटीपी एक्ट। कभी भी प्रोडक्शन पे लाइसेंस तो आपका कोई लॉ लगाता है। सर बात तो सही है। सी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये स्टेबलाइजेशन मेजर है। और फाइनली इंटीग्रेट, ये तो बता ही दिया था आप लोग को। फिर क्या था? हाँ, करेक्टिंग द बीओपी सिचुएशन एंड ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो यार इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए आप क्या करते हो? इमीडिएट बेसिस पर आप जो है बैंक रेट बढ़ा देते हो। याद है, इसीलिए हम लोग जब स्ट्रक्चरल का पढ़े थे तो शॉर्ट टर्म के अंदर पढ़े थे, क्योंकि तुम शॉर्ट टर्म में एक्शन ले सकता है ना। बैंक रेट बढ़ा दिया, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सब बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली लोन महंगा हो गया, खत्म हो गया ना, कम हो गया ना पैसा देना। That's what I'm talking about यार। तो इसका मतलब ये गॉट टू नो यहाँ पर ये चीज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ये हो गया। करेक्टिंग द बीओपी सिचुएशन स्ट्रक्चरल मेजर है आपका, है कि नहीं है? बीओपी सिचुएशन और इन्फ्लेशन वाला। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, ये आपका हो गया। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस आपका स्टेबलाइजेशन मेजर हो गया। और इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ गया। तो मतलब यहाँ पर द आंसर सीम्स टू बी पार्ट बी, ठीक है ना। स्टेबलाइजेशन, अब यहां पर देखो यार क्वेश्चन क्या है, पकड़ के रख लिया अपने को। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर व्हिच इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज इन इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस। द गिवन स्टेटमेंट इज, एक मिनट रुकना, एंड इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस। यहां पर अब समझना यार, व्हिच इंटेंड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। स्टेबलाइजेशन मेजर्स का गोल, देखो भैया प्रॉब्लम हम लोग को ये बात नहीं है, वी आर नॉट फाइटिंग द फैक्ट कि ये लॉन्ग टर्म है। वी अग्री विद द फैक्ट कि ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन भाई एक बात बताना, यहाँ पर इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना ऑब्जेक्टिव रहता है मेजर, इकोनॉमिक रिवाइवल रेदर देन मेकिंग यू नो करेक्ट। इसीलिए क्योंकि वर्ड स्टेबलाइजेशन यूज हो रहा है। जब तुम स्टेबलाइज कर रहे हो इकोनॉमी को, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस का कहां से चक्कर आया? तो दैट्स व्हाई यू नो इफ आई एम राइटिंग इट फॉल्स, आई एम राइटिंग इट फॉल्स, इस वजह से। हाँ बोलो। नहीं भाई, पार्शियल और कांट से वाला ऑप्शन को मत देखो, नहीं है वो, नहीं है वो ऑप्शन, सिंपल है। The trade policy reforms introduced in 1991 aimed at what? Dismantling quantitative restrictions on import, सही है। Reduction of tariff rates, हाँ। Removal of licensing procedure, करेक्ट है। Removal या reduction of licensing procedure, तो यार इसमें तो ऐसा है कि हमें कोई भी गलत नहीं लग रहा, all of them are correct, ठीक है ना, सही है सर। The policy measures taken to introduce the spirit of privatization during the reforms period. Spirit of privatization. Induce the spirit of privatization. अच्छा, during the where contraction of the role of public sector, ठीक है, policy of disinvestment was followed। तो हाँ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो यार दोनों चीजें हुई थी, हाँ या ना, कि यार पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया गया था और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बेच दिया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर का यूनिट। तो ठीक ही है, दोनों ही सही है। विच इज नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक, एक मिनट, नॉट रिजर्व्ड है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ देम इज नॉट रिजर्व्ड, मतलब आप लोग जो है इसमें एंटर कर सकते हो, तो अपने यार केमिकल का काम कर सकता है। और केमिकल्स का होता है ना यार, आप लोग देखो ना, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये सब जो पेंट्स बन रहा है ये सब तो प्राइवेट है, ये लोग क्या केमिकल यूज नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सी हो गया। और यार सिंपल सा टेक्निक आपको बताया हुआ है, क्या था ट्रिक? डर। डर आज भी रिजर्व्ड है, तो यार अगर डर आज भी रिजर्व्ड है तो आपका डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट हाईलाइट दैट पॉइंट यार। अच्छा, which of the following is incorrect with regard to financial reforms
अंडर द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 91। फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से ये जो है करेक्ट नहीं है। लेट्स सी यार, फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से अपने लोग देखते हैं इकोनॉमी को। पहला है रोल ऑफ आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ठीक ही है। बैंक्स कैन सेट अप न्यू ब्रांचेस, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, पहला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अभी अपने लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। देखना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 50%, 70%। लिमिट जो है वो 50% है, लिमिट जो है वो 50% है, 70% नहीं है। तो अपना ये आंसर है सर। लेकिन एक क्वेश्चन है, बी तो सोच लिए थे, अरे भाई 70% तक मतलब मेजोरिटी क्या फॉरेन सेक्टर को दे देगा, तो पहली बात तो ये, इसलिए बी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर, FII आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, बता रहे हैं इसमें क्या है। हाँ? वही तो लिखा, आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट। अच्छा, नॉट में पढ़ रहा था, ये गड़बड़ है ना। आर नाउ अलाउड, हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर्स आर नाउ अलाउड, तो ये अलाउड है, तो फिर ऐसे भी ये पॉइंट का कोई तुक नहीं बनता है, तो सही बोल रहा है। तो यानी कि अपना 50 to 70% है, करेक्ट है सर। पॉलिसी कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्सेशन, ये तो फिस्कल पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट का खर्चा और रेवेन्यू को आपने देखना शुरू कर दिया तो दैट्स फिस्कल पॉलिसी यू आर डिस्कसिंग, ठीक है ना। अच्छा, डैश इज अ ट्रेड बैरियर विच मेक्स इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर, मतलब ये लगेगा टैरिफ एंड रेस्ट्रिक्ट ट्रेड, टैरिफ ना, इंपोर्टेड गुड्स महंगा हो रहा है। अच्छा, मेन रीजन फॉर रिडक्शन इन टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्यूर इज ये हाई टैक्स रेट एक्ट्स एज अ डिटरेंट टू सेविंग्स, और लोग टैक्स चोरी करते हैं। अच्छा, इनकम ऑफ द पीपल हैव फॉलन कंटिन्यूअसली एंड सो डज द टैक्स रेट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया, ध्यान से सुनना, हाई टैक्स रेट्स इंप्लाई हायर डिस्पोजेबल एंड थस लोअर लेवल ऑफ कंजम्पशन। अरे भाई, टैक्स क्यों रिड्यूस किया गया, इसलिए रिड्यूस किया गया। ऑल ऑफ द अबव क्यों? अरे भाई, टैक्स रेट हाई होता है तो लोग क्या करते हैं, जितना पैसा है वो खर्चा कर देते हैं, क्योंकि जब आप खर्चा कर दिए तो आपको टैक्स देने का जरूरत। Major reason for the simplification of tax procedure to avoid the cascading effects, to encourage better compliance, सही है, to rationalize the tax structure and computing taxes with more clarity, ये सही है। ये अपना लोग का जो है लॉजिकल है कि ऑल ऑफ देम, है ना। मूविंग ऑन, which of the following explains the way a government company can go private? ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है पहले आपका 16 में, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर्स को बैठा दिया, सीधा बेच दिया प्रोडक्ट, या दोनों में से कुछ भी कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, सही जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द स्पेशल स्टेटस एज ग्रांटेड टू ये, भाई नवरत्न होता है, मिनी रत्न, महारत्न होता है, ये सब गवर्नमेंट का प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को बोलते हैं। जैसे आपका हो गया भेल, सेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सारी चीजें हो गई है, क्लियर है ना, है ना। भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है कि नहीं है। तो ये न्यू रत्नस करके कुछ नहीं होता है, एंड देयरफॉर यू नो वी हैव एलिमिनेटेड दिस। आ गया ना क्वेश्चन। अब अपने लोग से पूछेगा तो यार ये अपने पास यार लिस्ट बनाना कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल जो है यार ये एक महारत्न है, हैवी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग PSE हैज नॉट बीन गारंटीड या नॉट बीन गिवन द यू नो स्टेटस ऑफ मिनी रत्न, मिनी रत्न नहीं है, मिनी रत्न नहीं है, ठीक है। BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन रेलवे केटरिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। तो सेल आप लोग का ऑप्शन हो गया, क्योंकि सेल का जो है आपका महा और ये सब में रिलेटिंग है, तो मिनी रत्न नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब गलत है, अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया इन 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू, झूठ झूठ झूठ, है ना। इंडिया वॉज हाईली इंडेप्टेड कंट्री, पे 1000 करोड़ 10,000 crores इंटरेस्ट पेमेंट, डेट तो था, देखते हैं आगे क्या बोलता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शोड अ मार्जिनल राइज ओइंग टू पॉलिसीज बिटवीन, अरे वाह, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, बता रहा है, वाह। अरे भाई बोल रहा है तेल ही नहीं था, तेल खरीदने का पैसा नहीं था भाई, तो काहे का राइजिंग,
गलत, एकदम फालतू बात। तो बाकी कोई अपने लोग को ऑप्शन देना ही नहीं है यार। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा होता तो फिर सवाल ही नहीं उठता ना यार, अपने को एलपीजी मतलब अपने को जाना पड़ता यार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। स्ट्रेटेजिक सेल इंप्लाइज, ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजिक सेल इंप्लाइज, यार ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना। इंप्लाइज सेलिंग ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑफ पीएससी टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी सवाल है कि ये गिवन स्टेटमेंट सही है कि गलत है। हाँ, स्ट्रेटेजिक सेल के अंदर क्या होता है ना, मेजॉरिटी ओनरशिप आप ट्रांसफर कर देते हो, एट द सेम टाइम रिटेनिंग सम शेयर्स। नेक्स्ट है सिलेक्ट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, करेक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेचने का, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बेचने का, यहाँ पर बेचने का तो सिर्फ ये है एक मिनट नहीं, माइनॉरिटी सेल भी है, तो रुक जाओ एक मिनट। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री, ट्रेड बिटवीन मोर टू ब्रिंग अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हाँ डिसइन्वेस्टमेंट से आता है। माइनॉरिटी सेल में 49% वाला लग जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी मतलब क्या, 50% से कम, सही। बाइलेटरल ट्रेड मतलब 2 कंट्रीज, और मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब मोर देन 2 कंट्रीज। अब भाई जो भी ऑप्शन है अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो गया। और क्या, फैसिलिटेटिंग ग्रेटर इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है, इंटीग्रेशन देखते ही समझ में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, भैया ग्लोबलाइजेशन में होता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से 3 चीजें फॉलो करती है, याद रखना यार। ट्रेड यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा इन्वेस्टमेंट जिसको कैपिटल भी बोलते हैं, और तीसरा टेक्नोलॉजी, खैर इसका काम नहीं है बट जस्ट सेइंग। मूविंग ऑन, द रीजन दैट इंडिया हैज बिकम अ मेजर ग्लोबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, की जो बाहर की कंट्रीज है अपना टेलीकॉमिंग और ये सब यहाँ पर जो है वो बेच दे रही है, इसका रीजन क्या है यार? सबसे पहला रीजन है रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। अरे क्या फालतू बात है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता तो फिर तो नहीं बेच पाता ना, फालतू बात। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड चीप लेबर, भाई एक बात समझ आप सिस्टम, जो लोग बोल रहे हैं कि स्किल्ड लेबर विथ ये मेजर आउटसोर्सिंग फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग, और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर विथ स्किल गैप। भाई एक चीज समझ, लेबर स्किल्ड है और साथ ही साथ में लो रेट पे काम करने को रेडी है, इस वजह से तुम उन लोग को जॉब दे रहे हो। तो इसका मतलब आप लोग में से कोई सी बोल रहा था क्या भाई एनी चांस? नहीं, बी ही बोल रहा था ना, तो बस बी ही परफेक्ट है। अच्छा, वॉइस बेस्ड ऑपरेशंस आल्सो रेफर टू एज बीपीओ, द गिवन स्टेटमेंट इज, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। अब देखना लोग बोलेगा कि यार हम वो बीपीओ में काम करता, ओ अच्छा कॉल सेंटर, वो लोग बोलेगा नहीं बीपीओ थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है भाई, है टेलीकॉलिंग कॉल सेंटर वाला ही काम है यहाँ पर, क्लियर है ना? अच्छा, WTO 1990, अरे एज अ सक्सेसर टू वर्ल्ड बैंक बंद हो गया भाई, क्या बोल रहा है? WTO किसका सक्सेसर था? गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, क्योंकि इसमें सर्विसेज का ट्रेड कवर नहीं होता था भाई, वर्ल्ड बैंक थोड़ी बंद कर दिया। तो भाई ये एकदम यहां पर जो है ये फॉल्स है एकदम। हाँ, एज अ सक्सेसर टू पूछ ही लिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, फुल फॉर्म डालना, वरना क्या लिख के जाएगा सर सब में तो गैट आ गया था। अरे भाई तो इसमें ट्रेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, फालतू बात। टैरिफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे तो टैरिफ एंड ट्रैवल, तो बड़ा सरप्राइजिंग नहीं है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स भी लिख देगा कहीं, तो वो तो पॉसिबल है ना? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। गैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश विद डैश कंट्रीज एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक बात समझना, पहले अपने को एक बात रियलाइज करना है, गैट पक्का 95 के पहले आया था, सुनो ना, और गैट का मेंबर जो था वो पक्का कम था, यस और नो यार? हाँ सर, तो इसका मतलब डी तो नहीं हो सकता। अभी सुनना, 1950-67 इतना मेंबर होता तो भैया गैट चल पड़ता ना यार। 48-23 द मेजर रीजन फॉर ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग अ मेंबर ऑफ WTO इज, क्यों बनेगा, है ना? क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड है आज, इसलिए मार्केट एक्सेस मिलेगा। अच्छा, अलाउइंग ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ A and B. ट्रेड बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज, मल्टीलैटरल ट्रेड। बाइलैटरल ट्रेड क्या होता है? बिटवीन 2 कंट्रीज हो गया। यूनिलैटरल ट्रेड है ना, जब ये एक वन साइडेड है ना, क्लियर है कि नहीं है? टैरिफ बैरियर, टैरिफ में टैक्स रिलेटिवली कॉस्टलियर होता है, और नॉन टैरिफ बैरियर क्वांटिटी पे यानी कि कोटा है।
ये है जी बातचीत यार। गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर, ऑफलाइन यार, यस और नो यार, कम ऑन गाइस, कम ऑन यार ऑनलाइन वालों। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। अच्छा, वॉज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर? मेनली कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा था यार रिफॉर्म्स पीरियड के अंदर? सर सर्विस सेक्टर कर रहा था। सारा सेक्टर इक्वली तो बिल्कुल फालतू का। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, वाओ। आइए पढ़ते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट। अच्छा क्या हुआ? फॉरेन रिजर्व राइज हुआ, ठीक है, अ राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, अ राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। सारा ही बात। सर हम लोग तो स्टैटिस्टिक्स याद नहीं करके गया, तो भाई स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चैलेंज देगा भी नहीं तेरे को। मतलब तू मान ले कि सही स्टैटिस्टिक दिया है, तेरे को बोल रहा है इन तीनों में से कुछ एक हुआ क्या? नहीं, सभी तो हुआ। पैसा भी आया बाहर से, अपने लोग का जो ट्रेड है वो भी बढ़ा। अच्छा, एलपीजी का नेगेटिव इंपैक्ट फटाफट यार। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइन एज इट रिमेन नेग्लेक्टेड, नेगेटिव इंपैक्ट सही है। प्रोडक्टिविटी इन सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज, पर वो नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ी हुआ। ड्विंडलिंग ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें चेंज आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है ना। कंज्यूमर सॉवरेंटी वाइडेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक और क्वेश्चन, एफडीआई डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है एफडीआई? मतलब एफडीआई के अंदर क्या नहीं है? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि एफपीआई में इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट होता है। एफडीआई मतलब जहां पे तुम दूसरी कंट्री में बिजनेस बैठाते हो, मशीनें लेते हो, जिससे एक्टिव मैनेजमेंट कर पाओ। क्या कर पाओ? एफडीआई में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस होता है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में शेयर खरीद के बैठ जाते हो, एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। सो गाइस देयर वी हैव इट। ऑफलाइन वालों क्लियर है यार? ऑनलाइन वाले दोस्त क्लियर है ना? एफडीआई हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे वॉरेन बफेट, वो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स खरीदा, तो क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैनेज करेगा क्या? नहीं, वो बस एंजॉय कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का डिविडेंड और ग्रोथ। एफपीआई, जब एक फॉरेनर इन्वेस्ट करता आपकी कंट्री में, not with the intention of day-to-day business management, but with the intention to take advantage of the rising company. Warren Buffett, FPI, foreign portfolio investment. Portfolio मतलब shares and securities. चलो यार, bye bye everyone. फाइनेंशियल मार्केट ये सब